ठीक है, तो इसमें जो है 4 मौसम होते हैं। जो हमारे यहाँ पे मॉनसून है, बारिश का समय है, उसके बारे में कहा रहा है कि 2 तरह के मॉनसून होते हैं इंडिया में। एक मॉनसून जो है वो जून से सितंबर तक चलता है। कहाँ से कब तक? जून से सितंबर तक। इस समय पे भारत में ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर जो रेनफॉल है वो इसी पीरियड में होता है। मॉनसून एक और है जो नवंबर दिसंबर में होता है, और इंडिया के कुछ स्टेट में बारिश का सीजन नवंबर दिसंबर में होता है। कौन सा स्टेट है बता सकते हो? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो रेनफॉल है वो किसमें होता है? नवंबर एंड दिसंबर में। ठीक है। अब यहाँ पर साउथ वेस्ट जो नाम दिया हुआ है, ये एक्चुअली एक एयर है, हवा है, जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और इसी एयर से रेनफॉल होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? साउथ वेस्ट मॉनसून। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पिक्चर में तो ज़्यादातर जगहों पर जो है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा इमेज पूरा क्लियर नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर प्लेसेस पे जो रेनफॉल है वो किस में होती है? जून से सितंबर तक। ठीक है। सबसे पहले इंडिया में रेनी सीजन कहाँ स्टार्ट होता है? कहाँ से? स्टेट का नाम बताओ। केरल से। केरल में सबसे पहले रेनी सीजन आता है। और अगर आप देखोगे कि जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये वाला रीजन, ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर आती है यहाँ से, मॉनसून की हवा, इधर क्या है? अरबियन सी है, और उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, नमी होता है। तो सबसे पहले वो केरल में एंटर करती है, और यहाँ से कुछ हवाएं इधर जा करके फिर यहाँ से घूम करके ऐसे आती हैं, कुछ यहाँ से ऐसे जा करके यहाँ से टर्न होकर ऐसे आती है। ठीक है। तो जो एयर, तो इसमें क्या है, तमिलनाडु जो है वो बच जाता है, तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। तो ये रेनफॉल का है कि इंडिया में जो रेनफॉल सीजन है वो 2 होता है। मोस्टली नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर जो रेनफॉल है वो जून से लेकर के सितंबर तक होती है। सबसे पहले, सबसे लास्ट में, स्टार्टिंग केरल से होता है मानसून का, सबसे लास्ट में जो है इस वाले पार्ट में रेनफॉल स्टार्ट होती है। लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ पर लिखने का होगा वहाँ पे मैं बता दूंगा। कुछ लेक्स के बारे में बात कर रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो कश्मीर में है, जैसे आप सब लोग डल लेक का नाम जानते हो, है ना। डल लेक कहाँ है? बिल्कुल श्रीनगर के बीचों बीच में। और बहुत सारे लोग जो कश्मीर घूमने जाते हैं वो डल लेक में नौका विहार जरूर करते हैं। उलर लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उलर लेक इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। मैंने पहले भी बताया है क्या है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो वाटर है वो स्लाइन नहीं है, खारा नहीं है, नमकीन नहीं है, इसीलिए उसको फ्रेश वाटर लेक कहते हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा स्लाइन वाटर का लेक जो है वो कौन सा है? चिल्का। राजस्थान का एक लेक है सांबर लेक, ठीक है, जो जिसका वाटर कैसा है? स्लाइन है। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अदर इंपॉर्टेंट लेक के बारे में बात कर रहा है चिल्का। इंडिया का लार्जेस्ट लेक है, लेकिन इसकी वाटर क्या है? स्लाइन है। अगर इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कहे तो कौन सा? उलर। ठीक है। तो चिल्का लेक उड़ीसा में है, बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के पास में, है ना। उसके बाद कोलोरू लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और एक माउंट आबू का नाम सुना है आपने? माउंट आबू किस माउंटेन पे है? अरावली। अरावली का नाम सुना है आप लोगों ने? अरावली माउंटेन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? दिल्ली से। जो प्रेसिडेंट हाउस है ना, जिसको रायसीना हिल कहते हैं, क्योंकि वो तुम देखोगे थोड़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। तो माउंट आबू का जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे, उसी पे प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है। सो ऐसे है अरावली, बीच बीच में टूटा फूटा हुआ है। सो बिल्कुल इसकी जो सबसे टॉप लेयर है ये दिल्ली से स्टार्ट होती है, और सबसे अंत जो है ये गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे है। ठीक है। और बिल्कुल एंड में ही सबसे जो ऊंचा है इसका माउंटेन वो है माउंट आबू। तो माउंट आबू कहाँ पे है? अरावली में। अरावली माउंटेन कहाँ से फ्लो कर रहे? दिल्ली में से स्टार्ट होती है, और मेजर पार्ट जो इसका है वो राजस्थान में है। हाँ, माउंट आबू है। नहीं, रायसेना हिल कितना, बस इतना तो थोड़ा सा तो ऊंचा दिखता है ना। राय दिल्ली में वो पूरी तरह से टूट चुका है, पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था, लेकिन बहुत, क्योंकि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली, इसीलिए वो टूटता रहता है। माउंटेन तो नीचे भी होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। क्लियर है चीज़? चलो आगे फटाफट बढ़ते हैं। और ये बात कर रहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ कहाँ पे होती है। तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है, आप सब लोग को पता है सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है इंडिया में? मेघालय में। कौन सी जगह पे? चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट में चेरापूंजी है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है।
इसके अलावा आसाम, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम और अदर नॉर्दर्न पार्ट जो है वेस्ट बंगाल का, वहां पे बहुत बारिश होती है। वेस्टर्न घाट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है? पेनिनसुलर इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड पे जो पूरा अरबियन सी के किनारे किनारे जो पहाड़ है उसे वेस्टर्न घाट कहते हैं, और बे ऑफ बंगाल के किनारे किनारे जो पार्ट है उसे ईस्टर्न घाट कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आपको पता है मुंबई में क्या हाल हो जाता है ना, बारिश इतनी ज़्यादा होती है। केरल में कितनी बारिश होती है। उसके बाद हिमालयन स्लोप पे बहुत बारिश होने का, किसी भी पहाड़ पे बहुत बारिश होने का कारण क्या है कि जैसे ही एयर पहाड़ से, माउंटेन से टकराती है वो ऊपर उठती है, और जब एयर ऊपर उठेगी तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा वो। और जब कोई हवा ठंडी हो जाती है तो उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो जो भी उस एयर में मॉइस्चर है वो सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। फॉरेस्ट वाला स्किप करना है अभी। हमारे यहाँ पे जो, अगर फॉरेस्ट के बारे में बात करें कि फॉरेस्ट कितने तरह के होते हैं, तो एक जो है ट्रॉपिकल, चूंकि हम लोगों ने बात किया था इंडिया जो है वो किस रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन में। याद है ट्रॉपिकल रीजन का क्या मतलब होता है? मान लो ये अर्थ है, इसके बिल्कुल भी बीचों बीच कौन सी लाइन है, इक्वेटर, और इक्वेटर ऊपर एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लैटिट्यूड है वो कितनी डिग्री है, 22.5। सो इस रीजन को कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन, और इंडिया इज सिचुएटेड एट दिस पॉइंट, यहां पे इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है। यहां पर इंडिया में 3 तरह की मेनली फॉरेस्ट पाई जाती है। ट्रॉपिकल रीजन में 2 तरह की फॉरेस्ट होती हैं, एक है एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब हमेशा हरा रहता है, ऑलवेज। जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में कि बहुत सारे पेड़ हैं जिसके पत्ते झड़ जाते हैं, है ना। किस मौसम में झड़ते हैं, पतझड़ में, है ना, मार्च के महीने में। जैसे अभी कुछ दिन पहले तुम देखोगे फरवरी मार्च में पेड़ों, जितने भी ज़्यादातर पेड़ हैं दिल्ली में, सबके पत्ते झड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पेड़ जिसके पत्ते किसी खास मौसम में टूट जाते हो उसे हम लोग डिसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। कैसा कहते हैं, डिसिडुअस। होता क्या है कि जब वाटर कम हो जाती है तो वो प्लांट्स अपनी वाटर को बचाने के लिए पत्ते तोड़ देते हैं, पत्ते गिरा देते हैं, है ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट को कहते हैं जिसमें हमेशा पत्ते हरे भरे हों, ठीक है। तो इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे पानी की बिल्कुल कमी नहीं होगी। बात को समझ रहे हो, जहाँ पर पानी की बिल्कुल कमी नहीं होगी वहाँ पे कैसे प्लांट्स पाए जाएंगे, एवरग्रीन। क्या उन प्लांट्स को पत्ते तोड़ने की जरूरत है अपनी? नहीं, क्योंकि उनके पास वाटर बहुत है। तो अभी हमने जिन जिन एरियाज में देखा बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ मेघालय में जो पेड़ होंगे क्या उसके पत्ते झड़ेंगे, क्या कहोगे? ज़रूरत ही नहीं है, इतना पानी है वहाँ पे, है ना। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब जो हमेशा हरा भरा होता, ठीक है। और ये कह भी रहा है कि जिन रीजन में रेनफॉल अबव 300 सेंटीमीटर होती है वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब दूसरा जो है वो है डिसिडुअस फॉरेस्ट। कैसा? डिसिडुअस। डिसिडुअस का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो किसी पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते उसके झड़ जाए। मैंग्रोव के बारे में आप जानते हो? मैंग्रोव प्लांट्स किसको कहते हैं, किसको कहते हैं मैंग्रोव? जिसके रूट्स ऊपर नहीं आ जाते हैं, जिसके रूट्स बहुत गहराई तक जाते हैं, जो समुद्र के किनारे वाला रीजन है ना, उन एरियाज को टाइडल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइड, क्योंकि वहाँ पे टाइड्स बहुत आते रहते हैं, है ना। तो आम पेड़ पौधे जो हैं, जो नॉर्मल पेड़ हैं, वो टूट जाएंगे ना जब भी तूफान आएगा, बारिश आएगा, फ्लड आएगा, साइक्लोन आएगा। लेकिन मैंग्रोव प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो स्लाइन वाटर में पाए जाते हैं, स्लाइन एरियाज में, और उनकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन के बहुत अंदर तक जाती हैं। और इसी वजह से जब कभी सुनामी आता है या फ्लड आएगा तो मैंग्रोव प्लांट्स नहीं टूटते हैं। क्यों नहीं टूटते? क्योंकि उसके रूट्स बहुत अंदर तक हैं। जिनके रूट्स थोड़े ही ऊपर रहते हैं वो सब गिर जाते हैं। तो मैंग्रोव प्लांट क्लाइमेट के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है कोस्टल एरिया में। तुमने सुंदरवन फॉरेस्ट का नाम सुना है? सुंदरवन में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट ही है। सो मैंग्रोव प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही बायोलॉजिकली हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस एरिया में पाए जाते हैं? जहां पर वाटर स्लाइन हो। और इनका रोल क्या है? क्योंकि इनकी रूट्स बहुत गहराई तक जाती है, तो नॉर्मली जैसे सुनामी है, आपने सुना होगा सुनामी 2004 में इंडिया में आया था, कितना नुकसान हुआ था, है ना, बहुत सारे लोग, हजारों लोग मर गए थे। तो सुनामी कम हो जाता है इससे, क्योंकि पेड़ों से टकराता है और ये पेड़ टूटते नहीं है, तो जो सुनामी की फोर्स है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके बाद डेजर्ट एरिया में जो वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, वो कैसा होता है? लगभग बिल्कुल कांटे वाला जैसा, उससे कहते हैं हम लोग थ्रोनी फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? थ्रोनी प्लांट्स, है ना, जिसमें कांटे, उसमें एक्चुअली पत्ते कन्वर्ट हो गए किसमें? कांटों में।
ताकि वाटर कम से कम लूज हो। एग्रीकल्चर के बारे में कि हमारे यहाँ पे क्रॉप्स जो लगते हैं वो 2 सीजन होते हैं क्रॉप के, एक को कहा जाता है क्या, खरीफ, और दूसरे को राबी। खरीफ और राबी। खरीफ जो प्लांट्स क्रॉप्स हैं वो उन टाइम पे लगते हैं जब बारिश का सीजन होता है, जैसे जून और जुलाई। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल बता सकता है कोई खरीफ, अगर कोई कहे खरीफ क्रॉप्स कौन सा है तो राइस। राइस कब लगता है, वीट नहीं, वीट जो है वो अक्टूबर नवंबर में प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप कब लगता है, रेनी सीजन में, जून जुलाई में, और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में, ठंड शुरू होने से पहले। ठीक है, और इसी समय पे सितंबर अक्टूबर में ही लगाया जाता है क्या, राबी क्रॉप्स। तुम अक्सर देखोगे कि दिल्ली में जो है अक्टूबर नवंबर के समय पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, क्योंकि जो आसपास के एरिया है वहाँ पे बहुत सारे पराली जलाए जाते हैं। पराली क्या होता है कि जो खरीफ क्रॉप का रेसिड्यू है, मतलब उसमें से चावल निकाल लिए, उसके बाद जो पौधा बचा, उस पौधे को क्लियर करने का समय नहीं रहता। अब वो मान लो फार्म में पड़ा हुआ है, उसको वहाँ से हटाने में समय लगेगा ना, और तुरंत जैसे ही खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट किए तुरंत इसे लगाना होता है, मात्र 2-4-5 दिन का समय होता है। तो उसमें क्या करते हैं फार्मर्स, उसको जला देते हैं, है ना, ताकि वो जल्दी से 3-4 दिन में लैंड क्लियर हो जाए, फिर नए क्रॉप्स को लगा पाएँ। तो खरीफ क्रॉप में जैसे राइस है, ज्वार है, बाजरा है, रग्गी है, मेज है, कॉटन और जूट। ठीक है, उसके बाद राबी क्रॉप जो ठंड के मौसम में लगता है और गर्मी स्टार्ट होने से पहले हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उसको काटा जाता है। उसमें वीट है, बार्ले है, मस्टर्ड है, ये सारे हैं। मोस्टली जितने भी हमारे दाल वाले जो भी क्रॉप्स हैं वो सब किस में आते हैं, राबी में, ठंड के मौसम में लगाए जाते हैं। जैद क्रॉप भी होते हैं। जैद क्रॉप बेसिकली जो है वो वेजिटेबल्स को कहा जाता है ना। जब अभी देखो अप्रैल मई में जब हमने हार्वेस्ट किया तो इसके बाद 2-3 महीने का समय होता है नेक्स्ट सीजन के क्रॉप को लगाने के लिए। तो इंडिया में कहीं कहीं पे जैद क्रॉप्स जो है, जैद क्रॉप्स कहते हैं कि आफ्टर राबी को हार्वेस्ट करने के बाद खरीफ को लगाने में जो बीच में गैप होता है 2-3 महीने का, उसे जैद क्रॉप्स कहते हैं। पूरे इंडिया में हर जगह नहीं होता, मोस्टली नॉर्दर्न रीजन में, नदी के किनारे वाले एरिया में होता है। और जैद क्रॉप्स में मोस्टली जो है वो वेजिटेबल्स लगाए जाते हैं, वो कुकुम्बर्स और ये सारे, है ना। कैश क्रॉप्स के बारे में आप जानते हो, कैश क्रॉप्स किसको कहते हैं, जिसको बेच करके पैसे, मतलब मोस्टली जो बिजनेस पर्पज से लगाया जाता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं लगाया जाता। जैसे कि शुगर केन हो गया, ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, है ना, जूट हो गया। प्लांटेशन क्रॉप उन क्रॉप्स को कहा जाता है जो एक बिजनेस स्केल पे लगाया जाता है, जैसे टी प्लांटेशन। तुम देखोगे कई बार नैनीताल और इसका दार्जिलिंग वगैरह का किसी सॉन्ग्स में, तो पूरा टी पूरा का पूरा एरिया में टी प्लांटेशन किया हुआ है। तो ये जो प्लांटेशन क्रॉप होते हैं वो बड़े स्केल पे एज अ बिजनेस की तरह किए जाते हैं। ठीक है, उसमें मोस्टली इंडिया में कौन कौन से प्लांटेशन क्रॉप है, कॉफ़ी, टी, टोबैको एंड रबर। और स्पाइसेस के बारे में तो आप जानते हो सबसे ज़्यादा स्पाइसेस कहाँ होता है, केरल में। कुछ रिवॉल्यूशन के बारे में बताया गया, जैसे आपने पढ़ा होगा स्कूल की किताबों में, ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s के पीरियड में हुआ था। ठीक है, जहां पर हमारे कंट्री में रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बड़ा चेंज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक बड़ा चेंजेज होता है तो उसे हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो 2, 4, 5, 10 साल की पीरियड में हम जितना प्रोड्यूस करते थे उससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे। क्या चीज़, क्रॉप्स। कौन से क्रॉप, मेनली वीट एंड राइस। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद फूड ग्रेन प्रोडक्शन, वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, येलो रिवॉल्यूशन किससे है, ऑयल सीड से रिलेटेड। ठीक है, मस्टर्ड सीड कैसे होते हैं, मेनली येलो कलर के होते हैं। पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ मीट प्रोडक्शन। तो इसमें ग्रीन और वाइट याद रखो, बहुत है। अब सुनो, जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं उसका अपार्ट फ्रॉम, एक तो एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है, CO2 से ऑक्सीजन करता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरेस्ट का यह भी रोल होता है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना। तो इंडिया में इसके लिए हमने, गवर्नमेंट ने 2 तरह की चीज़ें होती है, एक नेशनल पार्क और दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका पर्पस है कि जो फॉरेस्ट लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, चाहे प्लांट्स का हो या एनिमल का हो, आयुष, उसको बचाया जाता है। किसको बचाया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके लिए क्या बनाया जाता है, नेशनल पार्क, और दूसरा क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
तो नेशनल पार्क जो है वो थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं और उसमें ज़्यादा लेवल का प्रोटेक्शन होता है। तो इंडिया में जैसे कुछ नेशनल पार्क के नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, आपके घर के आसपास भी होगा, है कुछ ऐसा? जैसे तुमने इसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुना है, जिम कॉर्बेट, ठीक है, किस चीज़ के लिए फेमस है? टाइगर, लियोपार्ड, एलिफेंट एंड सांबर। सो जिम कॉर्बेट आपको क्या याद रखना है, जो फेमस पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है ना। सो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? नैनीताल, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल बोला जाता था। तो नैनीताल समझ रहे हो कहाँ पे है? उत्तराखंड के ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। सो वहां पर एक पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद गिर नेशनल पार्क या गिर फॉरेस्ट कहाँ है? गुजरात में। गिर फॉरेस्ट किसकी चीज के लिए फेमस है? इंडियाज बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फेमस फॉर लायंस। इंडिया में लायंस जो हैं सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं? गिर फॉरेस्ट। किस जगह पे है? गुजरात में। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, आसाम में। किस चीज के लिए फेमस है? राइनोसोर्स के लिए, ठीक है। वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए फेमस है। तो अगर आपसे को तो ये सारे नाम आपको याद रखने। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में। जिम कॉर्बेट गुजरात में है, उत्तराखंड। गिर नेशनल पार्क गुजरात। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। राजाजी नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, बहुत लोग घूमने जाते हैं, और ये जो है टाइगर के लिए बहुत ही फेमस है ना। टाइगर देखो, दो तरह के एनिमल को प्रोटेक्शन के लिए दो तरह की चीजें बनाई जाती है। एक है जो जू होता है, उसे हम लोग XC2 कहते हैं, XC2 प्रोटेक्शन। मतलब जू जो है वो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटाट नहीं है, वो तो हमने उसको जंगल जैसा बना दिया और वहां पे लाके रख दिया, है ना। ये जैसे वही मान लो एक व्यक्ति है, उसका दो घर हो सकता है, एक उसका अपना घर, दूसरा जेल। जेल में भी वो रह रहा है, वहां पे भी बेड लगा हुआ है तो जेल में उससे क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है ना। तो जब एक शेर को, जानवरों के लिए जू जो है कैसा है? जेल जैसा है। तुम जाते हो, चिढ़ा देते हो जानवर को, बंदर रहता है उसको, है ना, केले दिखा देते हो, फिर देते नहीं हो। लेकिन जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें या नेशनल पार्क की, वो उसका अपना घर है ना। वहां पर अगर तुम कभी ऐसे जंगलों में चले गए और वहां पे तुम्हारे हाथ में लेज है और बंदर ने देख लिया, फिर तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, है ना। लेकिन जू में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मजे करते हैं, और जानवर क्या, उनके लिए तो जेल ही है ना। समझ गए बात को? तो XC2 कहते हैं उसे, मतलब वो उसका अपना घर नहीं है, वो तो बनाया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए कि प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। इसके अलावा सुंदरबन टाइगर रिजर्व, कौन सा? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में ही होगा। सुंदरबन, अभी हमने बात किया सुंदरबन फॉरेस्ट के बारे में, किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स। और सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है, दैट इज फेमस फॉर व्हाइट बंगाल टाइगर। इंडिया में व्हाइट बंगाल टाइगर का जो नेचुरल हैबिटाट है, मतलब प्राकृतिक रूप से वो जहां पाया जाता है, वो कौन सा है? सुंदरबन टाइगर, है ना। तुमने बंगाल टाइगर का नाम सुना होगा, किस तरह का दिखता है? व्हाइट दिख। तो हमने ये भी देखा था, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें पूछा जाता है कि बताओ कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अलग बात है, दिल्ली जैसे शहर में ये भी पूछा जा सकता है, बताओ कौन सा मोहल्ला किस नाले के किनारे बसा हुआ है, ठीक है क्योंकि यहाँ पे छोटी गंगा बोल करके जो है नाले में भी कुदा देते हैं लोग, है ना। तुमने देखा है मूवी छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया? तो इसमें जैसे आगरा बहुत ही फेमस है, किस रिवर के किनारे है? आयुष, उज्जवल आगे बैठ जाओ यहाँ। तो चलो चलो चलो, जरूरत क्या है उसको खोलने की? कौन सी बुक? चलो, आगरा कहाँ है? यमुना किनारे, है ना। तो आगरा जो है वो यमुना किनारे। मथुरा कहाँ है? यमुना किनारे। वृंदावन यमुना किनारे। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। इलाहाबाद किसके किनारे है? इलाहाबाद, ये अभी उसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज। किस रिवर के किनारे है? गंगा और यमुना यहाँ पर मिलती है। सरस्वती भी एक रिवर है जो अब जो है वो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कहा जाता है कि प्रयागराज में तीनों नदियां मिलती थी। तो मोस्टली गंगा और यमुना जहां पे मिलती है वो है प्रयागराज या इलाहाबाद।
अयोध्या किस रिवर के किनारे है? सरयू रिवर। ठीक है, याद रखना इन सब चीजों को। अयोध्या किस रिवर के किनारे है? पक्का पूछेगा, इस बार राम मंदिर बन गया है। सरयू रिवर के किनारे जो है वो है कौन सा? अयोध्या। बद्रीनाथ गंगोत्री के पास है। ठीक है। कोलकाता किस रिवर के किनारे है? हुगली रिवर। दिल्ली यमुना। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा। गुवाहाटी किसकी राजधानी है? आसाम की। ठीक है, आसाम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। दिसपुर एक जगह है, जैसे दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली है, उसी तरह से गुवाहाटी के अंदर जो है दिसपुर है। गुजरात की कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर। तो गांधीनगर जो है वो अहमदाबाद के अंदर एक छोटा सा सिटी है। जैसे दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली है ना, उसी तरह से गुवाहाटी के अंदर जो है वो दिसपुर है। ठीक है, तो गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र के किनारे है। हरिद्वार गंगा नदी। हैदराबाद मूसा भाई। जमशेदपुर किस रिवर के किनारे है? सुवर्ण रेखा। याद करिए, इन सबको पूछ दिया जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन भी बन जाए तो फिर मजा ही होगा। एक नंबर, जीटी एक ऐसा विषय है जिसमें एक नंबर से तुम्हारे रैंक बहुत आगे पीछे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर तुमने गलत बनाया और अगर वो क्वेश्चन सही बनता तो तुम्हारे मार्क्स में डिफरेंस कितने हो जाएंगे पता है? 6 मार्क्स के। क्योंकि अगर तुमने गलत बनाया तो कितने मार्क्स जाएंगे? -1 होगा, और सही बनाया तो कितना होगा? +5। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 मार्क्स का। एक क्वेश्चन भी अगर गलत जो तुम बना रहे थे, अगर वो सही बना लोगे तो तुम्हारे रैंक थाउजेंड्स में ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलत नहीं करना है। जमशेदपुर। कानपुर कहाँ है? किसके किनारे? गंगा किनारे। कोटा चंबल नदी। चंबल का डाकू कौन है? उसके बाद बताओ, लखनऊ किसके किनारे है? गोमती। लिख लो इसको, लखनऊ गोमती रिवर के किनारे बैंक पे है। मथुरा का पता ही है, यमुना। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहते हैं? राइजिंग सन जापान को। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को। क्यों? क्योंकि रात में वहां सूर्य दिखता है। आपको पता है नॉर्थ पोल पे 6 महीने की दिन होती है और 6 महीने का रात होता है। कुंभकर्ण बहुत लंबा नहीं सोता था, वो उसका जन्म नॉर्थ पोल पे हुआ था, तो उसके लिए रात ही 6 महीने का होता था, तो सोएगा रात भर नहीं। उसकी गलती क्या है? अब हम तुम्हारे लिए दिन 6 घंटे का हो तो तुम 6 घंटे सोओगे। मान लो दिन ही 4 दिन का, रात 4 दिन की हो गई तो 4 दिन तक तो सोओगे ही। क्या करोगे रात में? तो नॉर्थ पोल पे क्या होता है? 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इसीलिए वहाँ पे जब दिन होती है तो रात में भी जो है दिख रहा होता है। हम लोग का जब रात होता है तब नॉर्थ पोल पे सूर्य दिख रहा होता है। और नॉर्थ पोल के पास ही एक शहर है जिसका नाम है, मयंक जी बताइए क्या है नाम उसका? नॉर्वे। नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास में, तो उसे हम लोग कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स थाईलैंड। क्यों? क्योंकि वहां पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं और उन्हीं सफ़ेद हाथी से बना है फिल्म हाथी मेरा साथी। अब बताओ, यूरोप की सास कौन? हाँ, मदर इन लॉ ऑफ यूरोप कौन? डेनमार्क। चलो ये सब काम का उतना नहीं है। मेजर क्रॉप, उसके प्रोड्यूसर। अच्छा चलो एक चीज देख लो, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन सा है? सबसे पहले एक पिरामिड ऑफ इजिप्ट, कितना पुराना है? 4000 साल पुराना है। कहाँ पे है? इजिप्ट में। इजिप्ट। सुनो सुनो सना, बहुत हल्ला करती हो तुम। वही डिस्कस। हैंगिंग गार्डन बेबीलोन।
अरे इसमें तो भारत का नाम ही नहीं है, ताजमहल गलत दिया हुआ है, पढ़ेंगे नहीं इसमें। अगली क्लास में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं हमारे। हिस्ट्री एक करना है पूरा शॉर्ट में, पूरा देश, पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक का हिस्ट्री, और दूसरा एक बायोलॉजी।